Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as sentences. Okay, so let's begin the topic now. The first topic would be at the behest of. उसके बाद कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखेंगे. At the behest of का मतलब होता है के कहने पर. ओके तुम्हारे कहने पर एट द बिहेस्ट ऑफ यू, उसके कहने पर एट द बिहेस्ट ऑफ हर, या फिर एट द बिहेस्ट ऑफ हिम, कोई लड़का है तो. ओके इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे, या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा आप उसे रख सकते हैं सुटेबल के हिसाब से. ओके उसके बाद एक सेंटेंस को रखते हैं, पूरा फुल कंप्लीट एक सेंटेंस को आप रखेंगे. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. अपने माता पिता के कहने पर वह विदेश में पढ़ाई करने के लिए तैयार हो गया, मतलब मान गया. एट द बिहेस्ट ऑफ हिज पेरेंट्स ही अग्रीड टू स्टडी अब्रोड. वह अपने दोस्त के कहने पर उस पार्टी में गया. ही वेंट टू द पार्टी एट द बिहेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड. मेरे शिक्षक के कहने पर मैंने अपना होमवर्क पूरा किया. एट द बिहेस्ट ऑफ माई टीचर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क. मालिक के कहने पर हमने टीम को मीटिंग में आयोजित किया. एट द बिहेस्ट ऑफ द बॉस वी ऑर्गेनाइज्ड अ टीम मीटिंग. एट द बिहेस्ट ऑफ द बॉस वी ऑर्गेनाइज्ड अ टीम मीटिंग. अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे है इफ़ गॉड विल्स. इफ़ गॉड विल्स का मतलब होता है अगर गॉड ने चाहा तो, मतलब अगर ऊपर वाले ने चाहा तो. कई बार हम हिंदी के बोलचाल में ऐसा कहते रहते हैं, अगर भगवान ने चाहा तो, अगर गॉड ने चाहा तो, अगर अल्लाह ने चाहा तो. इस तरह से हम वर्ड को हिंदी में यूज़ करते रहते हैं. ओके उस जगह पे आप इफ़ गॉड विल्स को यूज़ कर सकते हैं. इफ़ गॉड विल्स, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी होगा सेंटेंस में आप उसे रखेंगे. ओके तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक होगा. इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. ऊपर वाले ने चाहा तो वह अगले साल एक घर खरीद लेगा. इफ़ गॉड विल्स ही विल बाय अ हाउस नेक्स्ट ईयर. ऊपर वाले ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे. इफ़ गॉड विल्स वी विल डेफिनेटली मीट. ओके तो इस तरह से इसे आप यूज़ कर सकते हैं. अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाय नाउ. अगर ऑब्जेक्ट होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सिंपली आपको बाय नाउ को रखना पड़ेगा. बाय नाउ का मतलब यहाँ पर होता है अब तक. ओके कई बार क्या होता है, हम अजम्पशन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं इस तरह से कहकर, जैसे कि वह अब तक सो गई होगी, वह अब तक जा चुकी होगी. मतलब कि कोई कार्य मुझे ऐसा लग रहा है कि हो चुका होगा, राइट. बट ये भी एक कहीं ना कहीं अजम्पशन है, 100% श्योरिटी नहीं है. मस्ट लेकिन कहता है कि 100%, फिर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन तो हो सकता है. एक्सेप्शनली तो हर जगह पे होता है, तो हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अजम्पशन कर रहे हैं. एक मस्ट हैव का यूज़ सिंपल ये भी होता है कि तुम्हें जाना ही चाहिए था, मतलब तुम्हें जाना चाहिए था. यू मस्ट हैव गोन, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अजम्पशन कर रहे हैं. प्रेजेंट में खड़ा है लेकिन बात करें अजम्पशन की कि वह सो गई होगी, वह खेल चुकी होगी. उस जगह पे हम मस्ट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय नाउ से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अब तक तो वह सो गई होगी. शी मस्ट हैव फॉलन स्लीप बाय नाउ. अब तक वो तो मूवी देख लिया होगा. ही मस्ट हैव सीन द मूवी बाय नाउ. अब तक वो तो खाना खा लिया होगा. ही मस्ट हैव हैड फूड बाय नाउ. अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट. दूर दूर रहना. स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम का मतलब यहाँ पे होगा से दूर दूर रहना. ओके कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं यार तुम मुझसे दूर दूर रहने लगे हो, उस जगह पे हम स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम को यूज़ करेंगे. स्टे की जगह पे आप लीव को भी यूज़ कर सकते हैं. ओके स्टे को आप चेंज कर सकते हैं टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं. मुझे तुमसे दूर दूर रहना अच्छा नहीं लगता. आई डोंट लाइक स्टेइंग फार एंड वाइड फ्रॉम यू. क्या बात है, तुम मुझसे दूर दूर रहने लगे हो. What's the matter? You have started staying far and wide from me. मुझसे दूर मत रहा करो, मुझसे दूर दूर मत रहा करो. Don't stay far and wide from me. अगला स्ट्रक्चर है ये हाउ मच, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्या होता है कि हम हिंदी में इस तरह से कुछ कहते रहते हैं, जैसे कितना बोलते हो तुम, कितना खाते हो तुम, कितना सोचते हो तुम. उस जगह पे हाउ मच सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है इनडायरेक्ट में हम कहते हैं कितना बोलते हो तुम, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है. ओके जैसे कितना बोलते हो तुम, हाउ मच यू स्पीक. कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट. कितना सोचते हो तुम, हाउ मच यू थिंक. इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे है, अगला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे. वाइल गोइंग क्या होता है, जाते जाते, जाने के दौरान, जाते समय.
हम कई बार इस तरह से सोचते हैं, जाते जाते रोने मत लगना, जाते जाते मुझे मत रुला देना। मतलब तुम आए थे, ठीक है, अब सब चीज़ हो गया, तुम निकलो यहाँ से, जाओ, मुझे मत रुलाना जाते जाते। जाते जाते तुम ना पैसे देते जाना, ठीक है। इस तरह से, यार मेरे पापा तो जाते जाते कुछ पैसे दे जाते थे। इस तरह से जाते जाते के लिए हम वाइल गोइंग को यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब जाते जाते रोना मत, डोंट क्राई वाइल गोइंग, डोंट क्राई वाइल गोइंग। जाते जाते फ़ोन पर बात करना, टॉक ओवर द फोन वाइल गोइंग। जाते जाते मुझे मत रुला, डोंट मेक मी क्राई वाइल गोइंग। ओके, हैव फन गाइस। अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे हु नोज़। हु नोज़, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे। हु नोज़ मतलब क्या पता, कौन जानता है, क्या पता, राइट। कई बार हम इस तरह से कहते रहते हैं हिंदी में, क्या पता वह कहाँ है, क्या पता वो कहाँ चला गया। ओके, उस जगह पे हम हु नोज़ उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या पता वो कहाँ है, हु नोज़ वेयर ही इज़, वेयर ही इज़। यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में विस्तार से इसे समझ में आ जाता है। ओके, इसलिए इसे ये मत समझना कि यहाँ पे क्वेश्चन। ओके, क्या पता वो आए या ना आए, हु नोज़ वेदर ही कम्स और नॉट। क्या पता हम दोबारा मिले या ना मिले, हु नोज़ वेदर वी मीट अगेन और नॉट। ओके, तो इसे भी यूज़ करिए। कई बार हमें सिचुएशन ऐसा मिलता है बोलने के लिए, हिंदी में तो इंग्लिश में भी बोलिए। अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे कई बार हम इस तरह से भी कहते हैं, जैसे मुझे नहीं पता उसने कुछ खाया कि नहीं, मुझे नहीं पता कि उसने कुछ खाया है कि नहीं। बड़ा आसानी से हम लोग ऐसे हिंदी में बोलते रहते हैं। तो इसका इंग्लिश भी बनाना सीख लेते हैं। तो मुझे नहीं पता, तो आप कहेंगे आई डोंट नो। उसके बाद कि खाया कि नहीं, उसके लिए वेदर लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हैज़, हैव, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मुझे नहीं पता उसने कुछ खाया कि नहीं, आई डोंट नो वेदर ही हैज़ हैड समथिंग और नॉट। हैड यहाँ पे कुछ खाने पीने के सेंस में हैड को हम यूज़ कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है, मुझे नहीं पता उसने तुम्हें बताया है कि नहीं, आई डोंट नो वेदर ही हैज़ टोल्ड यू और नॉट। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे गैर हाजिरी में यहाँ आई हो कि नहीं, I don't know whether you have come here in my absence or not. अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे है needless to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। needless to का मतलब होता है कि ज़रूरत ही नहीं, मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं। कोई भी यहाँ पे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका समझ में आएगी कैसे सेंटेंस को बनाया जाना चाहिए। ओके, उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस को रखते हैं, जैसे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब मैं तो कर ही लूँगा, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद जो भी सेंटेंस आपको सूटेबल लगे वो रख सकते हैं। ओके, जैसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं स्थिति को संभाल लूँगा। नीडलेस टू वरी, आई विल हैंडल द सिचुएशन। बिना कहे ही, मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, बिना कहे ही वह एक प्रतिभाशाली कलाकार है। ओके, है तो है। नीडलेस टू मेंशन, शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं, मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं, एक नई भाषा सीखने में समय लगता है। नीडलेस टू एक्सप्लेन, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम। अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे व्हाट एल्स शुड, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है, कई बार हमें बड़ा आराम से इस तरह से कुछ कहना पड़ता है, जैसे और मैं क्या कहूँ, और मैं क्या सोचूं, और मैं क्या खरीदूं। उस जगह पे आप व्हाट एल्स शुड को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। व्हाट एल्स मतलब होता है और क्या, ये तो है, ये मतलब और क्या, राइट, और व्हाट एल्स। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पार्टी के लिए और मैं क्या खरीदूं, व्हाट एल्स शुड आई बाय फॉर द पार्टी। हमें मीटिंग में और क्या चर्चा करना चाहिए, व्हाट एल्स शुड वी डिस्कस इन द मीटिंग। सलाद में और क्या डालूं, सलाद में और मैं क्या डालूं, व्हाट एल्स शुड आई ऐड टू द सैलड, व्हाट एल्स शुड आई ऐड टू द सैलड। थोड़ा सा और एग्जांपल्स देख लेता हूँ। और मैं क्या कहूँ, व्हाट एल्स शुड आई से। और मैं क्या सोचूं, What else should I think? और वह क्या कहे, What else should he say? और मैं क्या खाऊं, What else should I eat? बड़ा ही प्यारा है, but you need to use that. अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे for the last few days. For the last few days का मतलब होता है चंद दिनों से। हिंदी में अगर आप इस तरह से सोचते हैं जैसे कुछ दिनों से, तो आपको लगेगा बड़ा आसान है, लेकिन उसी बात को अगर कह दिया जाए चंद दिनों से तो कहेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। लेकिन ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दोनों का मतलब सेम होता है, सिर्फ हिंदी में कहने का फ़र्क है। ओके, तो इसका इंग्लिश में सेम यही होगा, फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कुछ दिनों से मैं घर पर हूँ, फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन एट होम। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों यूज़ किया है, क्योंकि कुछ दिनों से यानी यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, एक मतलब पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, इसलिए
तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वे कुछ दिनों से बीमार है। दे हैव बीन सिक फॉर द लास्ट फ्यू डेज। मेरे दोस्त ने चंद दिनों से फ़ोन नहीं किया। माई फ्रेंड्स हैवन कॉल्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। हमने चंद दिनों से यह नई किताब पढ़ी है। वी हैव बिन रीडिंग दिस न्यू बुक फॉर द लास्ट फ्यू डेज। अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद एक सेंटेंस को रखेंगे। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो। बड़ा ही प्यारा है और लोग इसे काफ़ी यूज़ करते हैं। आप भी इसे यूज़ करना शुरू कर दीजिए। क्या होता है, कई बार हम इस तरह से कहते हैं, सच कहूँ तो मुझे वह पसंद नहीं है, सच कहूँ तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उस जगह पे टू बी ऑनेस्ट को आप यूज़ करेंगे। जैसे सच कहूँ तो मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट लाइक द मूवी। सच कहूँ तो उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट, द फूड एट दैट रेस्टोरेंट इज़ अमेजिंग। सच कहूँ तो मुझे आज बहुत थकान महसूस हो रही है, मतलब मैं थका हुआ हूँ। कह सकते हैं फीलिंग टायर्ड, लेकिन आप टायर्ड भी कहेंगे, दैट वुड बी ओके एज वेल। टू बी ऑनेस्ट, आई एम रियली टायर्ड टुडे। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम एक शानदार दोस्त हो। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक यू आर अ ग्रेट फ्रेंड। अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लीव एनीथिंग अनडन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स मतलब कि ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या होता है, कोई कसर ना छोड़ना। कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह से कहना पड़ता है, मैं तो उसे पिटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुझे वहाँ ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मतलब कोई कसर ना छोड़ने की बात हम जब करते हैं, उस जगह पे नॉट लीव एनीथिंग अनडन को यूज़ करते हैं। ओके, स्पेशली ये नेगेटिव में यूज़ किया जाता है, तो आप भी इसे यूज़ करिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं यह काम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव एनीथिंग, मतलब कुछ नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव एनीथिंग, उसके बाद अनडन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू डू दिस वर्क। ओके, बड़ा ही सिंपल है, समझने की कोशिश करिए, बड़ा ही आसान है और यूज़ करिए। मैं वह जॉब पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू गेट दैट जॉब। मैं इंग्लिश सीखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू लर्न इंग्लिश। मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू टीच यू इंग्लिश। अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आउट ऑफ, माई, योर, हर, हिज, जो भी यहाँ पे आएगा सुटेबल, उसके बाद रीच रखेंगे। ओके, इसका मतलब ये होता है पहुँच से बाहर है या फिर पहुँच के बाहर है। उस जगह पे हम आउट ऑफ योर रीच, आउट ऑफ माई रीच को यूज़ करते हैं। जैसे यह तुम्हारी पहुँच से बाहर है, मतलब तुम्हारे पहुँच के बाहर है या फिर से बाहर है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ आउट ऑफ योर रीच। इट इज़ आउट ऑफ योर रीच। लग्जरी हाउस खरीदना आपकी पहुंच से बाहर है, मतलब आपके पहुंच के बाहर है। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। बाइंग लग्जरी हाउस इज़ आउट ऑफ योर रीच। बाइंग लग्जरी हाउस इज़ आउट ऑफ योर रीच। इसे सॉल्व करना तुम्हारी पहुंच से बाहर है। सॉल्विंग दिस इज़ आउट ऑफ योर रीच। नेक्स्ट है यहाँ पे उसे उस केस से निकालना तुम्हारे पहुंच से बाहर है, मतलब तुम्हारी बस की बात नहीं है। गेटिंग हिम आउट ऑफ फ्रॉम दैट केस इज़ आउट ऑफ योर रीच। कितना प्यारा है, गेटिंग हिम आउट ऑफ फ्रॉम दैट केस इज़ आउट ऑफ योर रीच। अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे विद इन माई, योर, हर, अवर, हिज, रीच। इसमें क्या होता है, पहुँच के अंदर, पहुँच से अंदर। ओके, पहुँच के अंदर या फिर पहुँच से अंदर। उसमें था क्या, पहुँच के बाहर, लेकिन इसमें अंदर। ओके, जस्ट अपोजिट एक तरह से, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं है, कह सकते हैं ये चीज़ें तुम्हारे अंदर है, ये भी हो सकता था। नेगेटिव में दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। दिस थिंग्स आर नॉट विद इन योर रीच। क्या यह तुम्हारे पहुंच के अंदर है। इज़ दिस विद इन योर रीच। प्रधानमंत्री से बात करना उसके पहुंच के अंदर है। टॉकिंग टू प्राइम मिनिस्टर इज़ विद इन हिज रीच। वहाँ जाना मेरे पहुंच के अंदर है। गोइंग देयर इज़ विद इन माई रीच। I hope you got it everything I have taught you in this video.